आमलकी के बारे में जानेंगे। आमलकी, जिसका बॉटनिकल नेम फाइलेंथस एम्बलिका है, उसे इंडियन गूसबेरी कहते हैं और इट इज़ अ यूनिक बिकॉज इट हैज़ 5, इसमें 5 रस होते हैं 6 में से। कौन सा नहीं होता है? लवण नहीं होता है और इसका वीर्य शीत होता है। इसके बाद मैं वो सारे पॉइंट्स कवर कर रही हूँ जो हमारे सिलेबस में हैं, तो एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा इफ़ आप इससे पढ़ रहे हैं तो। फाइटोकेमिकल क्या होता है? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, गैलिक एसिड, एलाजिक एसिड, एम्बलिकैनिन, ए एंड बी टैनिन्स। इतना ही आप याद कर लें, ठीक है। इसके बाद इसका रस क्या होता है? अभी बताया 5 रस होते हैं एक्सेप्ट लवण। गुण कैसा होता है? गुरु और शीत, वीर्य शीत, विपाक मधुर। दोष त्रिदोषहर है, स्पेशली पित्त का शमन करता है क्योंकि शीत वीर्य है। अब हम बात करते हैं फॉर्मुलेशंस की, जिसमें हम पढ़ेंगे मात्रा, उसका अनुपान, प्राइमरी इंडिकेशंस, फार्माकोकाइनेटिक्स या फिर एक्शन। आमलकी स्वरस, मात्रा 10 से 20 ml जो कि स्वरस की होती है। अनुपान मधु मोस्टली सबका होता है और शुगर है। इंडिकेशन इसका प्रमेय है, आई हेल्थ है। इसका इंडिकेशन क्या है? आम्लकी स्वरस प्रमेय में, और इसका फार्माकोकाइनेटिक्स इमीडिएट एब्जॉर्प्शन, हाई बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये स्वरस है तो इसलिए इसकी हाई है। चूर्ण की बात करें 3 से 6 ग्राम जो कि नॉर्मल डोज है। ल्यूकवार्म वाटर यानी गुनगुना पानी, अजीर्ण में यूज़ करते हैं। और एनोरेक्सिया, कहने का ये मतलब है क्योंकि ये पाचन करती है, चूर्ण मोस्टली पाचन करती है, आप ऐसे याद करो, तो ये भी गर्म पानी के साथ लेंगे पाचन के लिए। अजीर्ण और एनोरेक्सिया में, जी मचलाने में क्या करता है? एक्ट लोकली ऑन जीआईटी, स्टिमुलेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट। त्रिफला रसायन 3 से 6 ग्राम क्योंकि ये भी चूर्ण है। हनी एंड घी के साथ मोस्टली हम लेते हैं। एंटी एजिंग एंड इम्यूनिटी है, ठीक है, रिजुविनेटिंग है। सस्टेन रिलीज, एक्ट ऑन टिश्यू और धातु को डिजनरेशन होने से बचाता है, उनकी पुष्टि करता है। च्यवनप्राश, इसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, 12 ग्राम इसकी मात्रा होती है क्योंकि अवलेह की मात्रा 12 ग्राम होती है। आप 10 से 15 ग्राम भी याद कर सकते हैं। च्यवनप्राश हम दूध के साथ या फिर पानी के साथ लेते हैं। यूज़ किस में होता है? कास और इम्यूनिटी में। क्यों? लिपिड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजीली, राइट। धात्री लौ 2 से 4 रत्ती है। हनी एंड घी के साथ लेते हैं। पांडु, शूल में यूज़, मोस्टली इसे पांडु में यूज़ करते हैं क्योंकि ये लॉ है तो लॉ इज़ समहाउ रिलेटेड टू पांडु, राइट। तो पांडु में इसे यूज़ करते हैं। मात्रा इसकी कम है, 2 से 4 रत्ती हनी और घी के साथ लेते हैं। इसे अनुपान है इसका। आयरन एब्जॉर्प्शन एनहांस बाय विटामिन सी, राइट। इसमें क्योंकि लौ है और धात्री है, धात्री मीन्स विटामिन सी इससे मिलेगा, लौ से हमें आयरन मिलेगा और आयरन के एब्जॉर्प्शन को विटामिन सी इंक्रीज़ करता है, तो इसलिए आयरन एब्जॉर्प्शन एनहांस बाय आमलकी विटामिन सी। आमलकी आदि गुटिका 1 से 2 टैबलेट्स इसमें होती हैं जिसमें वाटर के साथ हम लेते हैं। अरुचि में यूज़ होता है। स्लो रिलीज एंड टारगेट पित्त, ठीक है। फल त्रिक आदि क्वाथ, तो क्वाथ है तो 220 से 40 ml लेंगे, हनी के साथ ले लेंगे। कामला जॉन्डिस और लीवर डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं। वाटर सॉल्युबल है, फास्ट हिपैटिक अपटेक, ठीक है, जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है। त्रिफला घृत वेरी इंपॉर्टेंट, 5 से 10 ग्राम। घृत की मोस्टली फॉर्मुलेशंस 10 ग्राम की होती हैं, चाहे वो कोई सा भी घृत हो, ब्रह्मी घृत हो या फिर एक घृत और होता है, फल करके होता है ना, फल घृत, हाँ, तो वो भी जो कि हमारा गर्भ धारण करता है वो फल घृत। त्रिफला 5 से 10 ग्राम वार्म वाटर के साथ। नेत्र रोग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक अकेला ऐसा है जो नेत्र रोग में यूज़ हम कर रहे हैं, ऊपर हमने नहीं पढ़ा है कि कोई सा भी नेत्र रोग में यूज़ हो रहा था। क्यों? क्योंकि लिपिड है, क्योंकि घृत है तो लिपिड करेगा, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस इजीली कर पाएगा। ये हम लिखेंगे सब में। अब ये लिखे हैं फॉर्मुलेशंस, अवस्था अनुसार यूज़ और इनका क्लिनिकल अपडेट्स। आप ये एक बार पढ़ लेंगे बस, बाकी जो हमने ऊपर पढ़ा है वो काफ़ी है। इसका गाइडलाइंस क्या है? पथ्य अपथ्य क्या लिखे हम, देखो। पथ्य क्या करना है हमें? लघु आहार का सेवन करना है, मिल्क, घी
और मुदक खानी है, ठीक है, मूंग की दाल। अब पथ्य में क्या करना है, स्पाइसी नहीं लेना है, सॉल्टी नहीं लेना है, खट्टे फ्रूट्स नहीं लेना है, धूप में नहीं बैठना है एंड वेग का धारण नहीं करना है। सेवन काल जो रसायन होते हैं मोस्टली च्यवनप्राश वो हम खाली पेट लेते हैं मॉर्निंग में, और जो डाइजेस्टिव पाउडर्स हैं वो टेकन आफ्टर मील्स, वो खाने के बाद लिए जाते हैं, ठीक है। दीपन खाने से पहले लिए जाते हैं, पाचन खाने के बाद, ठीक है, तो ये खाने के बाद लिए जाते हैं। काल मर्यादा क्या है, 1 से 3 महीने रसायन लेते हैं हम। एक्यूट कंडीशंस में 7 से 14 दिन लेते हैं। जहाँ आपको लगता है कि इसका काम एज अ रसायन है तो वहाँ 1 से 3 महीने उसे दिया जाता है उस जो मेडिसिन है, और जहाँ पर आपको लगता है कि एक्यूट कंडीशन है वहाँ पर 7 से 14 दिन तक दिया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स, आंवले की जनरली तो सेफ़ होती है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ ऑफ आंवले की चूर्ण क्या कॉज करता है, माइल्ड थ्रॉट इरिटेशन, लूज स्टूल, सेंसिटिव। देखो, क्योंकि ये स्टूल को लूज़ करता है, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होता है, तो अगर हम इसे ज़्यादा लेंगे तो ये स्टूल को लूज़ कर देगा, ठीक है। धात्री लॉस शुड बी अवॉइडेड इन केस ऑफ आयरन ओवरलोडेड, ठीक है, जिनमें आयरन ज़्यादा है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। आमलक इज़ द अल्टीमेट हीलर। आयुर्वेद emphasize the agony of the patient. If your agni is very low, even the best रसायन can be become toxin. तो अपनी प्रकृति के अनुसार आप औषध लेंगे, और इतना आपके सिलेबस के अनुसार आंवला की काफ़ी है, मोर देन सफिशेंट है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद पर आपको मिल जाएंगे। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सिंगल हर्बल ड्रग में गुडुची फॉर्मुलेशंस की। गुडुची में सबसे पहले हम इसका बॉटनिकल नेम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका पर्याय और इसका जो त्रिदोष पे काम करता है वो क्या है। तो बॉटनिकल नेम इसका टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, अमृता इसका एक पर्याय है, और ये त्रिदोष का शमन करता है, ठीक वैसे ही जैसे आंवला की करता है। लेकिन आंवला की में डिफरेंस क्या होता है कि वो 5 रस होते हैं उसमें एक्सेप्ट लवण, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इसमें कौन कौन से रस हैं, तिक्त और कषाय, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो देखो, एल्केलॉइड्स होते हैं, टर्पेनॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स इसमें मिलते हैं। रस इसका तिक्त होता है और कषाय होता है। गुण लघु और स्निग्ध, वीर्य उष्ण, विपाक मधुर होता है। थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ इसमें क्या होती हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी यानी रसायन है, एंटीपायरेटिक यानी ज्वरग्न है, हिपैटोप्रोटेक्टिव, एंटी एलर्जिक एंड एंटी हाइपरग्लाइसेमिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मुलेशंस की, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनकी मात्रा भी पूछी जाती है, अनुपान और उसका प्राइमरी इंडिकेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुडुची स्वरस की बात करते हैं तो इसकी मात्रा 10 से 20 ml है, जो कि स्वरस की नॉर्मल मात्रा होती है। अनुपान मधु, प्राइमरी इंडिकेशन प्रमेय और ज्वर में होता है। गुडुची आदि चूर्ण 3 से 6 ग्राम, जो कि चूर्ण की नॉर्मल मात्रा है। वार्म वाटर, मोस्टली जो चूर्ण है या तो हम मधु के साथ लेते हैं, या फिर जब हमें नहीं पता है कि मधु लेना है नहीं लेना है तो वार्म वाटर के साथ हम उसे लेते हैं। प्लीहा यकृत रोग में इसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गुडुची क्वाथ की। क्वाथ की भी नॉर्मल मात्रा 40 से 80 ml है, वही यहाँ पर दी गई है, लेकिन इसका जो अनुपान है वो थोड़ा अलग है, पिपली चूर्ण है, ठीक है। क्रॉनिक फीवर यानी जीर्ण ज्वर में इसका यूज़ किया जाता है। ये याद कर लेंगे कि इसका पिपली चूर्ण है अनुपान। गुडुची हीम की बात करें तो 40 से 50 ml, जो कि हीम की नॉर्मल मात्रा है, शुगर या हनी के साथ। अगर आपको किसी का भी अनुपान याद नहीं आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है तो क्या लिखें, उसका हम लिख देंगे मधु। जिसका भी हमें नहीं पता चल रहा है उसका इज़ हनी, ठीक है। सर्दी और पित्तदाह में इसे यूज़ किया जाता है गुडुची हीम। अब आप ऐसे याद कर सकते हो, हीम इज़ आइस एक्चुअली, है ना। इसे क्या कहते हैं, आइसक्रीम, हीम क्रीम होती है, ठीक है। हीम इज़ आइस, ठीक है। तो आइस किसको शमन करेगा, पित्त को, तो पित्तदाह में यूज़ होता है। संशमन वटी, नॉर्मल मात्रा वटी की जो होती है 2 से 4 रत्ती ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले लेंगे, यानी कोउष्ण जल के साथ। ये सबको नाश करता है सारे ज्वर को, और लो इम्यूनिटी में यूज़ होता है, ठीक है।
इसके बाद गुडुची सत्व की बात करते हैं। इसकी मात्रा और इसकी मात्रा याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो संशमन वटी की मात्रा और गुडुची सत्व की मात्रा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अभी याद करेंगे। चलिए, संशमन वटी की मात्रा जो कि नॉर्मल वटी की हम जो वटियाँ बनाते हैं वो कितनी बनाते हैं, 1 से 2 रत्ती की गोली बनाते हैं, तो यही है वो 2 से 4 रत्ती यहाँ पर है। गुडुची सत्व 500 mg से 1 mg, इससे आगे को कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ तक 500 तक आ गया, इसे पूरा 1 तक कर देंगे, 1 ग्राम हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है आप नहीं भूलेंगे, संशमन वटी 250 से 500 mg और गुडुची सत्व उससे आगे का 500 mg से 1 ग्राम तक हो जाएगा। इसका अनुपान वाटर या हनी, ठीक है, अम्ल पित्त में यूज़ होता है और डेलिबिलिटी में यूज़ होता है गुडुची सत्व। अमृत आदि गुगुल किस में यूज़ होता है? देखो, जहाँ पर भी गुगुलू आ जाए, ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है और कभी गलत हो ही नहीं सकता, जो मैं आपको अब बता रही हूँ। गुगुलू जहाँ पर भी आ जाए, आपको आंख बंद करके वात रक्त, ठीक है, संधिगत वात, ठीक है, और ये जो वात डिसऑर्डर्स हैं, वात रक्त है, संधिगत वात है और आम वात है, ठीक है, ये तीनों वात वाले हैं, आम वात, संधिगत वात और वात रक्त। ये तीनों आप आंख बंद करके लिख सकते हो और ये कभी गलत हो ही नहीं सकता, राइट, हो ही नहीं सकता है। तो जहाँ पर भी आपको गुगुल दिखे वहाँ पर आपको वात रक्त, आम वात और संधिगत वात लिखना है। इसके अलावा स्किन डिसीज आप ये नाम भी लिखें, लेकिन ये वाले ज़रूर 3 लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी भी नहीं। अमृत आदि अरिष्ट 12 से 24 ml, जो कि नॉर्मल मात्रा होती ही है अरिष्ट की, इक्वल वाटर के साथ लेंगे। किस में? क्रॉनिक फीवर में और एनीमिया में, मोस्टली हम इसे इसी में लेते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, गुडुची स्वेरस के बारे में, अवस्था अनुसार यूज़ होता है नवज्वर में, ये हम पढ़ चुके हैं, ये आप सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे। आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके पढ़ने के लिए है। जो मैं समझाऊँ ऐसा इसमें कुछ नहीं है, बस आप एक बार इसे रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इसमें ये क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आता है, पथ्य और अपथ्य। पथ्य क्या होता है? मुदक दाल, पुराने चावल, शाली चावल, साठी चावल, ल्यूकवार्म वाटर, बिटर वेजिटेबल्स हमें लेनी होती हैं। अपथ्य क्या है? दही, हैवी मीट्स, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, फ्राइड फूड, वेग धारण, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, गुडुची इज़ जनरली सेफ, जैसे आंवला की इज़ जनरली सेफ, आंवला की लूज स्टूल्स कर रहा था, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, पेशेंट्स में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अगर हैं, इन पेशेंट्स विद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इट शुड बी देख के इसे देना चाहिए, प्रेस्क्राइब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को। समझ आ रही है बात? क्यों देना चाहिए? गुडुची जनरली तो सेफ़ है, लेकिन सबके लिए सब चीज़ें सेफ़ हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिनके लिए जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उन्हें हमें ये देख के देनी चाहिए कि हमें देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, बिकॉज़ क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को। ड्यूरेशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था आंवला की वाली वीडियो में भी, कि जो रसायन होते हैं उन्हें 3 महीने तक लेते हैं और जो हमारी एक्यूट होती है उन्हें 15 दिन तक। तो ये भी कॉमन फॉर्मेट है, इसे आप हर जगह लिख सकते हो जहाँ पर आपको कुछ रास्ता ही नहीं दिखता, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो सेम वैसे ही स्वेरस यहाँ पर 7 से 15 दिन यानी 1 से 2 हफ्ते। अरेस्ट घनवटीज कैन बी कंटिन्यू फॉर 1 to 3 months डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉनिसिटी। तो अगर क्रॉनिक डिसीज़ है तो 3 months, या रसायन है तो 3 months, 1 से 3। लेकिन रसायन को तो 3 महीने लिया जा सकता है, लेकिन क्रॉनिक डिसऑर्डर्स आपको 1 से 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो पता नहीं कितने टाइम में सही होगा, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से समझ आ गया होगा। गुडुची का एक भी पॉइंट आप ऐसा नहीं है कि छोड़ के आएंगे एग्ज़ाम में, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। जो ये है अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस है और आपका एक भी पॉइंट इसमें छूटा नहीं है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रसशास्त्र की सिंगल हर्बल ड्रग के भल्लातक की बात कर रहे हैं, जिसका बॉटनिकल नेम सेमिकार्पस एनाकार्डियम है। फैमिली एनाकार्डिएसी है। इसे मार्किंग नट भी कहा जाता है और ये एक उपविश है।
इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और इसे याद करना उतना ही आसान भी है। तो ये जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। तो एनाकार्डिक एसिड, क्योंकि एनाकार्डियेसी फैमिली है, भिलावा इसका पर्याय है, तो भिलावानॉल। ठीक है, इसमें और क्या क्या होता है? फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड स्टेरॉल्स। अगर आपको ये याद नहीं होता है इसकी ये हेडिंग, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, बायोएक्टिव एंड कोरोसिव, तो आप कोई बात नहीं है, सबको एक साथ लिख के आएंगे, दैट्स ऑल्सो गुड। तो इसके बाद नोट क्या है कि कोरोसिव जो नेचर होता है कि ये ब्लिस्टर्स कॉज करता है। तो कैसे याद रखोगे? बी से भल्ला तक, बी से ब्लिस्टर कॉज करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? एनाकार्डिक एसिड एंड भिलावानॉल। ईजी था। अब बात करते हैं इसके फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स की। इसका रस कटु, तिक्त और कषाय होता है। गुण लघु, तीक्ष्ण और स्निग्ध। वीर्य उष्ण, विपाक मधुर। कर्म कफ वाथर, दीपन, पाचन, छेदन, भेदन, मेध्य और वृष्य। देखो ये सब आप द्रव्य गुण में पढ़ोगे, वहाँ से इधर आप याद कर सकते हो। यहाँ पे रस में याद करने की से ज़रूरत नहीं है, जब आप द्रव्य गुण में याद कर लोगे तो आप इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको नोट्स मेंटेन करने के लिए ये मैंने बता दिया। और अगर आप चाहते हो कि आप फ़ोन से नहीं पढ़ सकते, या तो आप इसका प्रिंट आउट करा लो या फिर आप इसे लिखो। पहला आप PDF से पढ़ो, फिर जो आपके माइंड में बचता है, रिटेन रहता है, उसे आप कॉपी पे लिखो। इस तरह से क्या होगा, आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको याद भी रहेगा। बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की। इसमें आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ADME लिख सकते हो। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, काफ़ी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भल्लातक के फॉर्मुलेशंस और उसके इंडिकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले आता है भल्लातक मोदक, जिसे हम यूज़ करते हैं स्प्लीनोमेगाली एंड हेपेटोमेगाली में। देखो याद कैसे करोगे? याद करने की बहुत इजी ट्रिक है, M से मोदक, M से मेगाली, याद हो पाएगा। कौन सी मेगाली? स्प्लीनोमेगाली एंड हेपेटोमेगाली। अब हम उसे आयुर्वेद में कन्वर्ट करें तो यकृत और प्लीहा रोग, राइट, हो जाएगा। घृत की बात करते हैं तो गुल्म, G से घृत, G से गुल्म। ट्यूमर, गुल्म इज ट्यूमर, तो गुल्म में यूज़ होता है और श्रोतोशोधक है, चैनल्स को क्लियर करता है। गुड़, गुड़ क्या करता है? हीमोरॉइड्स में। तो इसे याद करने के लिए क्या है कि जो गुड़ है, GUD, गुड़ है, वो गुड है। गुड है किसके लिए है? पाइल्स के लिए। जो गुड़ है वो गुड है किसके लिए? पाइल्स के लिए। अर्शोग्न है, ठीक है। तेल की बात करें तो साइनस, फिस्टुला में यूज़ होता है। व्रण शोधन, व्रण रोपण, क्योंकि फिस्टुला यही होता है, इसे ठीक करता है। अवलेह की बात करें तो क्रॉनिक पाइल्स में यूज़ होता है, बल्य है, रसायन है। लेप, लेप किस में करेंगे? स्किन डिसीज़ में लेप करेंगे। तो ये क्या है? कुष्ठघ्न है, कृमिघ्न है और लेखन कार्य करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण और उष्ण है। अब क्वाथ की बात करें तो स्टिफनेस इन थाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक क्वेश्चन इससे आया नहीं है लास्ट 2 ईयर्स में, लेकिन इससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि ये एक अलग ही फंक्शन करता है। क्या है वो? स्टिफनेस ऑफ थाइज में ये यूज़ होता है। आम शोषक है, कफ हर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मात्रा की बात करें तो मोदक, गुड़, अवलेह 2 से 5 ग्राम है। अनुपान मिल्क या वार्म वाटर है। अभक्त लेना है। पथ्य वो सबके सेम ही मोस्टली रहते हैं। घृत 5 से 10 ml 10 ग्राम, मैंने आपको बताया था। तेल जितना आपको ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं टॉक्सिकोविजिलेंस, यानी अशुद्ध और अविधि सेवन जन्य विकार क्या होते हैं और फिर उनकी चिकित्सा क्या होती है। तो इफ भल्लातक इज कंज्यूम विदाउट प्रॉपर प्योरिफिकेशन, यानी शोधन के बिना ही उसका सेवन किया जाए, या फिर गलत तरीके से यानी विधि विधान के तहत ना खाया जाए, तो इससे क्या हो जाएगा? सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब ये एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी। एक्सटर्नल सीवियर ब्लिस्टर्स, बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस एंड इचिंग। इंटरनल क्या होगा? बर्निंग, मिक्चुरेशन, हेमेटूरिया, सीवियर गैस्ट्राइटिस एंड अल्सर्स। याद कैसे करोगे? बी से भल्लातक, बी से ब्लिस्टर्स, बी से बर्निंग। बर्निंग क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल भी होगी और इंटरनल बर्निंग कैसे होगी? मिक्चुरेशन में,
और यूरिन के साथ ब्लड भी आ सकता है, सीवियर गैस्ट्राइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआईटी एंड अल्सर्स भी हो सकते हैं। शांति उपाय यानी अब ये तो हो गया, पता चल गया हमें कि क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब उसकी शांति उपाय क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है। तो इंटरनल के लिए कोकोनट वाटर, घी एंड मिल्क शुगर के साथ। एक्सटर्नल क्या होता है, कोकोनट ऑयल, तिल तेल, फ्रेश कोरिएंडर पेस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड दिस दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ में क्वेश्चन इससे आ सकता है, ठीक है, आ भी चुका है और आ भी सकता है। स्पेसिफिक एंटीडोट क्या है, टैमरिंड, इमली, ठीक है, इमली। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और एंटीडोट क्या है। इंटरनल है तो कोकोनट वाटर पिलाओ, घी पिलाओ और दूध। एक्सटर्नल है तो नारियल तेल, तिल तेल या फिर फ्रेश कोरिएंडर पेस्ट, धनिया का पेस्ट। स्पेसिफिक एंटीडोट इसका क्या है, इमली। ये इसकी रिसर्च अपडेट है। काल मर्यादा 21 से 40 दिन तक इसे हम लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूज़ अगर हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं भल्ला तक इज़ अ उपविश, तो ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो हमें इसके लिए सुपरविज़न यानी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या अब हम इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, नॉट टू बी यूज्ड इन चिल्ड्रंस, प्रेगनेंसी एंड इंडिविजुअल विद हाई पित्त, क्योंकि ऑलरेडी ये पित्त को बढ़ाता है। और दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम इंटरनल हीमोरेज एंड गैस्ट्राइटिस, क्योंकि गैस्ट्राइटिस भी कर सकता है, इरिटेट कर सकता है। सेवन विधि, वर्धमान डोज सिमिलर टू पिपले रसायन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं रसशास्त्र के सिंगल हर्बल ड्रग में गंधक फॉर्मुलेशंस की। गंधक को सल्फर कहा जाता है। इट्स अ नॉन मेटालिक एलिमेंट जो कि उपरस के अंतर्गत आता है रसशास्त्र में। It is unique because it is only substance capable of digesting जारण metal like mercury, पारद, यानी ये ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जारना में यूज़ होता है। इन इट्स रॉ फॉर्म इट इज़ टॉक्सिक। अगर कोई भी चीज़ हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं जैसे वो नेचर में एग्जिस्ट करती है तो वो टॉक्सिक होती है, ठीक है। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है शोधन की, प्योरिफिकेशन की। हाउएवर आफ्टर शोधन प्योरिफिकेशन इट बिकम अ पोटेंट मेडिसिनल एजेंट। लेकिन अगर आप उसका शोधन करके उसे यूज़ करोगे एज अ मेडिसिन तो वो अच्छी हो जाएगी, वो गुणकारी हो जाएगी, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो एलिमेंटल सल्फर जो S होता है इन फॉर्मुलेशंस इट एग्जिस्ट एज प्योरीफाइड सल्फर पार्टिकल्स ऑफन एसोसिएटेड विद हर्बल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक, जिसको इस सल्फ़र को हम जिसके भी साथ डालेंगे तो ये उसी के साथ एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये कैसी फॉर्म में होता है, S, एलिमेंटल फॉर्म इज S, सल्फ़र। फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इसका रस होता है कटु, तिक्त और कषाय। गुण उष्ण, तीक्ष्ण, स्निग्ध, वीर्य उष्ण, विपाक कटु। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो प्योरीफाइड सल्फर इज पुअरली एब्जॉर्ब इन द गट अनलेस प्रोसेस्ड, फॉर एग्जाम्पल रसायन और द्रुति। प्योरीफाइड सल्फर तब तक के एब्जॉर्ब नहीं होता गट में जब तक कि उसे हम किसी कल्पना में ना बना लें, ठीक है। जैसे कि रसायन हो गया, द्रुति हो गया, यानी जिसको हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। प्रोसेसिंग विद घृत और तेल एनहांस लिपोफिलिक एब्जॉर्प्शन। अगर आप कोई भी चीज़ घृत या तेल के साथ लेते हैं कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ लिपिड्स, तो इस वजह से तो ये ईजी हो जाता है, उनका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। थेरेप्यूटिक एक्शन क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट गंधक। कुष्ठग्न है, इट इज़ यूज इन स्किन डिसऑर्डर्स एक्सक्लूसिवली, ठीक है। कृमिग्न है, दीपन करता है, रसायन तो है ही, गंधक रसायन हम पढ़ते हैं, रसायन तो ये है ही, लेकिन इसका जो मेन है वो याद रखेंगे हम, कुष्ठग्न है, यानी स्किन डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है। कृमिग्न है, दीपन है और रसायन है। इसके बाद वैरायटी ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड उसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं।
फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं सबसे पहले गंधक चूर्ण की। गंधक चूर्ण क्या होता है, किस में यूज़ होता है? जैसे हमने पढ़ा कि गंधक जो है एक्सक्लूसिवली मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो स्किन डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वो किस में यूज़ करते हैं? एज अ रसायन, दीपन। ठीक है, तो गंधक चूर्ण की बात करते हैं तो गंधक चूर्ण स्किन डिसीज़ में यूज़ होता है, इचिंग में यूज़ होता है और अर्ली स्टेजेस ऑफ कुष्ठ। आप बस इतना याद कर लेंगे कि इसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस क्या हैं। अगर आप ये याद करते हैं इट्स वेल एंड गुड, बट ये याद करना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गंधक रसायन की। रसायन है तो सबसे पहले जो रसायन है वो बलवर्धक होता है। ठीक है, यानी जिनका बल कम है उनमें यूज़ होगा, ओज 6 में यूज़ हो जाएगा। और इसके बाद ये बात कर रहे हैं क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर्स की। ठीक है, जो पुराने स्किन डिसऑर्डर्स हो गए हैं उनमें यूज़ होता है और यूरिनरी डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है। बेस्ट फॉर क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर्स एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गंधक द्रुति की। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में यूज़ होता है, 6 में यूज़ होता है और एस्थमा में यूज़ होता है। एमरजेंसी यूज़ इन सीवियर वात कफ रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज, अगर ब्लॉकेज है तो उसे ये खोल देता है। गंधक तेल की बात करें तो स्कैबीज, एक्जिमा, रिंगवॉर्म, यानी ये क्या है? स्किन डिसऑर्डर में ही तेल का प्रयोग हम एक्सटर्नल करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा चूर्ण का तो इंटरनल यूज़ होता है लेकिन तेल का एक्सटर्नल यूज़ होता है। उनका एक्सटर्नल एप्लीकेशन टॉपिकल यूज़ करते हैं फॉर ड्राई स्केली स्किन कंडीशन नीडिंग लुब्रिकेशन, ताकि वहाँ से रूक्ष गुण कम हो जाए। गंधक मलहर, फंगल इन्फेक्शन, क्रैक्ड हील्स, इन्फेक्टिव डर्मेटाइटिस। मलहर है तो समझ आ रहा है कि ये स्किन पे ही यूज़ होगा, तो किस में यूज़ होगा? फंगल इन्फेक्शन, क्रैक हील्स यानी फटी हुई एरिया, इन्फेक्टिव डर्मेटाइटिस में यूज़ होता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन वीपिंग लीजन्स, यानी जो कट गए हैं, फट गए हैं, ऐसे घाव पर यूज़ किया जाता है मलहर। ठीक है, गंधक आदि लेप। लेप देखो, लेप ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेप कहाँ पर हम कर रहे हैं? ये शिर के लिए है। इसे कैसे भी याद करो, लेकिन याद करो कि लेप जो है ऐसा नहीं है कि वो वाउंड पे लगा रहे हैं या फिर हम स्किन पे लगा रहे हैं। जैसे हमने बताया कि ड्राई स्किन है तो उस पे लगा रहे हैं, लेकिन वो हमने ऊपर पढ़ लिया। लेप इज़ ओनली फॉर शिरोरोग, याद रहेगा, ये सिर के लिए यूज़ होता है। लेप किसके लिए यूज़ होता है? सिर के लिए। इसे आप याद करेंगे। ठीक है, लेप सिर के लिए यूज़ होता है। गलत नहीं कर आएंगे कि मलहर है तो उसे आपने लिख दिया कि फंगल इन्फेक्शन में, क्रैक हील्स में, क्योंकि लेप भी हम यूज़ करते हैं, वो बात सही है, लेकिन गंधक आदि लेप का जो यूज़ होता है वो शिरोरोग में होता है, डैंड्रफ में, इन्फेक्शंस में, एलोपेशिया में। समझ आ गया? लेप का यूज़ होता तो है लेकिन वो ये वाला लेप नहीं है। गंधक आदि लेप यूज़ होता है शिरोरोग में, डैंड्रफ में, स्काल्प में, एलोपेशिया, स्काल्प इन्फेक्शन में और एलोपेशिया में। याद रहेगा। इसके बाद स्पेसिफिकली फॉर लोकलाइज फंगल बैक्टीरियल स्कैल्प इशू, यानी ये सिर के ही इशू के लिए है। इसके बाद गंधक वटी की बात करें तो वटी मोस्टली किस में यूज़ होती है? अग्निमंद, अजीर्ण में तो अग्निमंद, मेल अब्सॉर्प्शन, ब्लॉटिंग में। यूज़ पोस्ट मील टू स्टिमुलेट जठराग्नि। समझ आ रहा है? अब हम बात करते हैं इनकी मात्राएं कितनी है। गंधक चूर्ण की मात्रा 1 से 4 रत्ती, जो कि नॉर्मल होती है। अनुपान मधु लिख के आएंगे सबका, जिसका हमें नहीं पता है। सेवन काल ये आप एक बार देख लीजिएगा। रसायन, रसायन क्या होता है? 1 से 4 रत्ती है ये भी, इसे भी हम मधु के साथ ले सकते हैं। गंधक द्रुति 2 ड्रॉप्स, ठीक है, इसे याद करेंगे हम शुगर के साथ। गंधक तेल एक्सटर्नल यूज़ होता है। मलहर एक्सटर्नल यूज़ होता है। लेप एक्सटर्नल यूज़ होता है। रोज़ वाटर में मिला लो, पेस्ट बना लो। कहाँ पर यूज़ करेंगे फिर इसे? लेप कहाँ पर यूज़ करेंगे बताइए? लेप कहाँ पर यूज़ करेंगे? सिर में। ठीक है, लेप कहाँ पर यूज़ करते हैं? सिर पे। वटी 2 टैबलेट्स वार्म वाटर के साथ ले लेंगे खाने के बाद। अब हम बात करते हैं इसके सेफ्टी डाइट रिसर्च अपडेट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इम्प्योर गंधक कैन कॉज दाह, दाह कॉज कर सकता है, भ्रम कॉज कर सकता है और कुष्ठ को बढ़ा सकता है। ठीक है,
वैसे तो ये कुष्ठ है उसकी मेडिसिन है, लेकिन अगर आप इसे इम्प्योर लेते हैं, शोधन किए बिना लेंगे, तो ये क्या कर सकता है, कुष्ठ को एग्रेवेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, दाह करेगा, भ्रम करेगा और कुष्ठ को एग्रेवेट करेगा। अगर आप उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ विदाउट घी मे लीड टू एक्सेसिव ड्राइनेस एंड इंक्रीज पित्त को बढ़ाएगा और ड्राइनेस कॉज करेगा अगर आप इसे एक्सेसिव लेंगे। पथ्य देखिए, घी, मिल्क, मुदक, लाइट कूलिंग फूड। मोस्टली जो पथ्य वो सबके सेम है कि मुदक दाल लेनी है, घी लेना है, दूध लेना है। इनफैक्ट ये कहना चाहते हैं कि रसायन द्रव्य यानी जो आपकी बॉडी के लिए हितकर है, ठीक है, वो आपको लेना है, यानी सदहित आहार जो बताया गया है, सेंधव लवण, अंतरिक्ष का जल, शाली चावल, साठी चावल, मुदक दाल, घृत, मधु, ये सारी चीज़ें। अपथ्य की बात करें तो एक्सेसिव सॉल्ट, सोर फूड्स, खट्टे पदार्थ, पंजेंट स्पीसीज, डायरेक्ट सन एक्सपोजर एंड वेग धारण, ठीक है। गंधक रसायन के रिसर्च अपडेट्स एंड उसके एविडेंस क्या है। गंधक रसायन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट देता है। क्लोट्रिमाजोल जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, उसी की तरह ये काम करता है। गंधक पेटी की अब हम बात करते हैं तो फार्माकोलॉजिकल इवेल्युएशन कन्फर्म्स इट प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी, स्पीडिंग अप गैस्ट्रिक एम्पटिंग इन केस ऑफ डिस्पेप्सिया में यूज़ होता है। नैनो पार्टिकल रिसर्च ऑफ मॉडर्न XRD एंड SEM एनालिसिस ऑफ गंधक रसायन क्या रिवील करता है, प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन नैनो क्रिस्टलाइन, जो छोटे छोटे सल्फर के पीसेस यानी पार्ट्स होते हैं किसमें, गंधक रसायन में, वो बहुत ज़्यादा हाई बायो अवेलेबिलिटी शो करते हैं, जबकि सल्फ़र इंसॉल्युबल है वाटर में। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सल्फ़र को हम हर्बल ड्रग्स के साथ पीस कर इतना बारीक पीस लेते हैं कि वो हमारे बॉडी में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये नोट्स सफिशिएंट हैं, आप इन्हें एक बार पूरे पढ़ लीजिएगा। अवस्था अनुसार यूजेस, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। अनुपान एक बार देख लीजिएगा, और ये सब तो मैं आपको बता ही दी हूँ, ठीक है। अब अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप आगे की वीडियो मिस ना करें। थैंक यू। ड्रग की गैरिक की, जो कि इसका लास्ट फॉर्मुलेशन है। गैरिक रेड ओकर इज़ अ सिलिकेट ऑफ एल्यूमिना एंड ऑक्साइड ऑफ आयरन। इन आयुर्वेद इट इज़ क्लासिफाइड अंडर उप्रस, याद रखेंगे, एंड इज़ प्राइज्ड फॉर इट्स कूलिंग, शीत इफेक्ट एंड पित्त बैलेंसिंग प्रॉपर्टी। अगर हम इसे गंधक के साथ कंपेयर करें तो गंधक उष्ण था और पित्त को बढ़ाने वाला था, वहीं पर गैरिक शीत है और पित्त को बैलेंस करता है, शमन करता है। गैरिक क्या है? गैरिक का केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो हमने ऊपर भी पढ़ा है, इट्स अ सिलिकेट ऑफ एल्यूमिना एंड ऑक्साइड ऑफ आयरन। इसमें मैग्नीशियम और एल्युमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें रस पंचक हम पढ़ते हैं। रस मधुर होता है और कषाय होता है। गुण स्निग्ध और विशद होता है। वीर्य शीत, विपाक मधुर, और इसके कर्म क्या होते हैं? पित्थर है, रक्त स्तंभन करता है, कंडुग्न है, नेत्र के लिए अच्छा माना जाता है। इसके भी ये एक्शंस यानी थेरेप्यूटिक यूजेस इसमें याद करना इम्पॉर्टेंट है कि ये पित्थर है, रक्त को स्तंभन करता है, रोकता है, कंडुग्न है, कंडु को कम करता है, और नेत्र के लिए अच्छा है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो हिस्टोरिकली मिनरल ड्रग्स लाइक गैरिक एक्ट लोकली ऑन GI म्यूकोसा एज एन एंटासिड और टॉपिकली। सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन from Garrick is relatively low compared to processed लौह भस्म, making it safer for sensitive पित्त condition। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो गैरिक है वो रिलेटिवली लो एब्जॉर्प्शन होता है उसका लौह भस्म के कंपैरिजन में, जो कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कम एब्जॉर्प्शन की ही ज़रूरत है, वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं झेल पाते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा एक रिप्लेसमेंट है आयरन के लिए। फॉर्मुलेशंस एंड इंडिकेशंस की बात करें तो फॉर्मुलेशंस गंधक प्रदे जो कि यूज़ होता है विसर्प में, पित्तज स्किन इन्फ्लामेशंस में, क्योंकि हमने पढ़ा है ये पित्तज व्याधि में यूज़ होता है।
कंडुग्न है तो विसर्प में यूज़ होता है। क्यों? कूलिंग है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, रिड्यूस बर्निंग सेंसेशन। लघु सूत शेखर रस इम्पॉर्टेंट है, अम्लपित्त में यूज़ होता है, छर्दी में यूज़ होता है, हेडेक में यूज़ होता है, स्टोमेटाइटिस में यूज़ होता है। गैरिकार्डिया मलहर किस में यूज़ होएगा? दग्धवर्ण, बॉयल्स, क्रैक्ड स्किन, जैसे कि वो वाला यूज़ हो रहा था फंगल इन्फेक्शंस में, क्रैक्ड हील्स में, तो ये भी उसी तरह क्रैक्ड स्किन में यूज़ होता है। गैरिक आद्य गुटिका अंजन है तो नेत्र में यूज़ होगा, नेत्र अभिष्यंदन, रेडनेस और इचिंग इन आइज़। ठीक है, इन्फ्लामेशन के साइंस में यूज़ होता है। अगर नेत्र में इन्फ्लामेशन के साइंस है, अभिष्यंदी है, रेडनेस है, इचिंग है, तो उसमें यूज़ होता है, क्योंकि अंजन है तो याद आ जाएगा कि नेत्र के लिए है। ठीक है, गंधक रस क्रिया की बात करें तो मुख रोग। देखो, रस इस जिह्वा, ऐसे याद करोगे, जिह्वा ग्रहण करती है ना रस को कौन ग्रहण करता है? जिह्वा, तो इसलिए इसमें क्या होगा? मुख रोग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। ऑल्सो गैरिक बहुत कम इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हमारा गुडूची है, आंवला की है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उससे थोड़ा नीचे आए तो फिर आता है आपका भल्ला तक, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो गैरिक कंपैरेटिवली कम इम्पॉर्टेंट है, तो गंधक रस क्रिया भी इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि यूज़ होता है मुख रोग में। गैरिक रस क्रिया है, मुख रोग में यूज़ होता है और थ्रोट इन्फेक्शन में यूज़ होता है, ओरल अल्सर्स। ठीक है, वर्णकर लेप में यूज़ होता है, यानी वर्ण मीन्स जो हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्शन होता है, तो स्किन डिस्कलरेशन में यानी व्यवर्णीय में और हाइपर पिगमेंटेशन में यूज़ होता है। क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स, मात्रा और सेवन काल क्या है? इंटरनल यानी लघु सूत शेखर रस की मात्रा कितनी होती है? 2 से 4 रत्ती। कितनी होती है? 2 से 4 रत्ती। सेवन काल यूजुअली अधोभक्त यानी आफ्टर मील्स फॉर डाइजेस्टिव इश्यूज, और समकाल, ठीक है, साथ एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे थिकनेस ऑफ स्किन और इज डायरेक्टेड, जैसे कि कहा गया है, आपको निर्देश दिया गया है, उसी हिसाब से एक्सटर्नली मात्रा आप डिसाइड कर सकते हैं। अनुपान इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए वाटर, हनी, मिल्क पता ही है। एक्सटर्नल घी, कोकोनट ऑयल, रोज वाटर, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन बेस। ठीक है, अवस्था अनुसार यूज़ क्या होता है? एक्यूट फेज, क्रॉनिक फेज, यूज्ड एज पर डे इन इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस ऑफ फिसर टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग। क्रॉनिक फेज एज अ मलहर टू स्किन, ये इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, आप ऊपर वाले याद कर लीजिएगा, वो काफ़ी है। पथ्य, अपथ्य एंड सेफ्टी। पथ्य क्या होता है? ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, अनार खाओ, मूंग की दाल, घी, बिटर गार्ड, करेला। अपथ्य, एक्सेसिव स्पाइसी फूड, अल्कोहल, फर्मेंटेड फूड्स, डायरेक्ट सन एक्सपोजर। साइड इफेक्ट्स क्या होता है? वैसे तो जनरली सेफ है, हाउएवर एक्सेसिव इंटरनल यूज विदाउट प्रॉपर शोधन प्योरिफिकेशन इन घी may cause mild constipation due to its astringent nature। कषाय की वजह से ये स्तंभन करता है और स्तंभन कर्म से ही कॉन्स्टिपेशन को कॉज करता है। समझ आ गया? काल मर्यादा सिर्फ 1 से 2 महीने तक खा सकते हो। रिसर्च अपडेट लघु सूत शेखर रस के लिए है, जो दाह और अम्ल उद्गार को कम करता है, क्योंकि ये पित्त का शमन करता है, तो दाह को और अम्ल उद्गार को कम करता है। हीलिंग में क्या काम करता है? मलहर इंडिकेट करते हैं आयरन ऑक्साइड को, कि वो अच्छे से हमारा जो बैरियर है स्किन का, उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब ऑक्यूलर सेफ्टी। ऑक्यूलर मतलब आँखों के लिए क्या कह रहे हैं कि गुटिका अंजन हैज़ बीन स्टडीड फॉर इट्स बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी बैक्टीस्टैटिक। देखो, एक होता है बैक्टीरियोसाइड, एक होता है बैक्टीरियोसाइड, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइड, साइड का मतलब होता है किल करना, स्टैटिक का मतलब होता है उसकी ग्रोथ को रोक देना, उसकी ग्रोथ ना होने देना। तो ये बोल रहे हैं कि गुटिका अंजन हैज़ बीन स्टडीड फॉर इट्स बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, बैक्टीरिया को मारता नहीं है। अगेंस्ट कॉमन पैथोजन कॉजिंग कंजक्टिवाइटिस एंड, जो नेत्र रोग कॉज करते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट, गैरिक मस्ट अंडरगो शोधन बिफोर यूज़। बिल्कुल सही बात है। द ट्रेडिशनल मेथड इन्वॉल्व रोस्टिंग इन काऊ घी यानी गोघृत में भर्जन करना,
यानी गोघृत में गैरिक का भर्जन करना, इससे ये शुद्ध हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, दिस न्यूट्रलाइज इम्प्योरिटीज़ एंड एनहांस इट, स्निग्ध गुण को बढ़ाता है क्योंकि घृत ऑल्सो खुद स्निग्ध है, मेकिंग इट मोर बायो अवेलेबल एंड लेस इरिटेटिंग टू गट। अगर हम उसे घी या फिर किसी भी स्नेह के साथ लेते हैं तो हमें पता ही है GIT पर उसका जो इरिटेबल इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है, इरिटेटिंग इफ़ेक्ट कम हो जाता है। इसीलिए मोस्टली जो भी हमारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो GIT को इरिटेट करती हैं, उन्हें हम घी के साथ लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको सब समझ आ गया होगा। वैसे तो गैरिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ के तो जाना ही है सब कुछ। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझ आ जाए और रस शास्त्र भारी ना लगे। थैंक